प्रिय श्रोताओं, द हाउस ऑफ अ थाउजेंड कैंडल्स बाय मेरेडिथ निकलसन का हिंदी अनुवाद हजार मोमबत्तियों के घर का चौथा भाग लेकर मैं आपकी दोस्त रोशनी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। अब तक की कहानी में हमने देखा कि जॉन ग्लेनम के दादा अपनी एक सनकी वसीयत के हिसाब से उन्हें अपनी सारी जायदाद देने के लिए एक बड़ी ही विचित्र शर्त रखते हैं कि उन्हें 1 साल के लिए उनके घर में अकेले रहना होगा। हमारे मुख्य पात्र इस शर्त को पूरा करने के लिए अपने दादाजी के निवास पर पहुंच चुके हैं और यहाँ आते ही उनके ऊपर 3 जानलेवा हमले हो चुके हैं। ये हमले हर बार भयानक से और भयानक होते जा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में प्रेम कहानी की भी शुरुआत हो गई है। तो डर, भय और प्रेम के इस रोमांचक कहानी के चौथे भाग को शुरू करते हैं आज। अध्याय नंबर 11, मुझे एक कॉल आया से। सर्दियों की सुबह 3 बजे बिस्तर पर जाना एक ऐसे घर में जिसके तौर तरीके बेचैन करने वाले हों, एक द्वंद्व युद्ध के बाद जिसमें आप केवल सौभाग्य से बच निकलें, किसी को सोने के लिए उपयुक्त नहीं लगता। जब मैंने आखिरकार अपने ऊपर चादर ओढ़ी तो ये ग्लेनम में बिताए हुए हफ्तों के इतिहास के संबंध में रात की घटनाओं पर झूठ बोलने और अटकलें लगाने के लिए थी। लैरी ने न्यूयॉर्क में सुझाव दिया था कि पिकरिंग कोई बड़ा खेल खेल रहा था और मैं खुद पिकरिंग के इस कथन को स्वीकार नहीं कर सका कि मेरे दादा की अथाह दौलत एक मिथक थी। अगर पिकरिंग ने इसे चुराया या बर्बाद नहीं किया था तो इसे कहाँ छिपाया गया था। मॉर्गन निस्संदेह किसी मूल्यवान वस्तु की तलाश में था, अन्यथा वह इस व्यवसाय में अपनी जान जोखिम में नहीं डालता और ये बहुत संभव था कि उसे पिकरिंग ने छिपी हुई संपत्ति की खोज के लिए ही नियुक्त किया हो। इस विचार ने मुझे बहुत उत्सुक कर दिया और मुझे डर ये है कि ये विचार और भी अधिक तेजी से मेरे मन में भरने लगा है, क्योंकि मैं हमेशा पिकरिंग में बुराई देखने की कोशिश करता हूँ। ये तो निश्चित था कि कोई अज्ञात वैकल्पिक उत्तराधिकारी था, लेकिन ना तो वह और ना ही सिस्टर टेरेसा। मैंने सोचा ऐसा व्यक्ति थी जो मुझे मारने के लिए किसी हत्यारे को किराए पर रख सकती थी। विचार करने पर मैंने काउंटी अधिकारियों से अपील करने का विचार त्याग दिया और मुझे उस निर्णय पर कभी पछतावा नहीं हुआ। वाबाना काउंटी की सीट 20 मील दूर थी। कानून की प्रक्रियाएं अपरिचित थीं और मैं प्रचार से बचना चाहता था। मॉर्गन को एनाडेल कांस्टेबल से अपील करके आसानी से निपटाया जा सकता था, लेकिन अब जब मुझे पिकरिंग पर विश्वासघात का संदेह था तो केयर टेकर का महत्व कम हो गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आर्थर पिकरिंग के साथ उन्हें नीचा दिखाने के लिए एक मौके का इंतजार किया था और इस मामले में मुझे उम्मीद थी कि मैं उन्हें खुले में लाकर उनके साथ समझौता कर पाऊंगा। मैं तुरंत सो गया, लेकिन अपने सामान्य समय पर उठा और नहाने के बाद एक और दिन के लिए तैयार महसूस किया। बेट्स ने हमेशा की तरह मुझे नाश्ता परोसा, जिसने सुबह को एक अच्छा रूप दिया। मैं उसके अंदर किसी भी तरह की बेचैनी के संकेत के प्रति सतर्क था, लेकिन मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं इस शांत रंगहीन सेवा करने वाले व्यक्ति की तरह पत्थर की दीवार से भी भावनाएं ढूंढ निकालूंगा। मेरे पास उस पर रात के मामले में मिलीभगत का संदेह करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और मैं बस तब तक इंतजार कर रहा था जब तक वह खुद को और अधिक साहसपूर्ण खेल में शामिल नहीं कर लेता। अगली सुबह मुझे अपनी प्लेट के पास ये नोट मिला, जो स्पष्ट और मोटे शब्दों में एक महिला के हाथ से लिखा हुआ था। सेंट अगाथा की बहनों को विश्वास है कि उनकी एक छात्रा मिस आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा उनके परिसर में किए गए अतिक्रमण से श्री ग्लेनम को कोई परेशानी नहीं हुई है। बहनें प्रार्थना करती हैं कि उनके अनुशासन के इस उल्लंघन को नज़रअंदाज कर दिया जाए और श्री ग्लेनम को वे आश्वस्त करती हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। एक अनावश्यक माफ़ी। नोट पेपर सबसे अच्छी गुणवत्ता का था। पृष्ठ के शीर्ष पर सेंट अगाथा एनाडेल बैंगनी रंग में उभरा हुआ था। ये लंबे समय के बाद किसी महिला से मुझे मिला पहला नोट था और इसने मुझे एक सुखद एहसास दिया। दीवार के उस पार मैंने जिन बहनों यानी कि सिस्टर्स को देखा था, उनमें से एक ने निस्संदेह इसे लिखा था, संभवतः सिस्टर टेरेसा ने खुद। एक चतुर महिला। वह भोले भाले बूढ़े सज्जनों से पैसे ऐंठने में पूरी तरह सक्षम थी। बेचारी ओलिविया आज़ादी के लिए पैदा हुई, लेकिन बहुत सारी सिस्टर्स के साथ एक बंद जीवन के लिए अभिशप्त।
मैंने उसे कभी कभी कैंडी का एक डिब्बा भेजने का फैसला किया, बस उसके सख्त अभिभावकों को परेशान करने के लिए। फिर मेरे अपने मामलों ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया और ये विचार रह गया। बेट्स, मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर ग्लेनम ने घर की योजना के साथ क्या किया? मैं थोड़ा चौंका। अगर मैं उसके लिए उत्सुक नहीं होता तो मेरा ध्यान इस बात पर नहीं जाता। नहीं सर, मैं उन पर हाथ नहीं रख सकता सर। ये सब तो ठीक है बेट्स, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम जानते हो कि वे कहाँ हैं? मैं उन पर हाथ रखूंगा अगर तुम मुझे बता दो कि वे कहाँ रखे हैं। मिस्टर ग्लेनम, मुझे डर है कि वे नष्ट हो गए हैं। मैंने आपके आने से पहले उन्हें खोजने की कोशिश की ताकि आपको पूरी सच्चाई बता सकूं सर, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें नष्ट कर दिया गया है। ये बहुत दिलचस्प है बेट्स, लेकिन फिर भी क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको उन्हें नष्ट करने का संदेह किस पर है? हाँ, मुझे एक और टोस्ट दें। प्लेट आगे बढ़ाते समय उसका हाथ कांप उठा। सर, जब ये केवल एक संदेह हो तो मैं कुछ भी कहना पसंद नहीं करता हूँ ऐसी बातों के बारे में। बेशक मुझे तुमसे खुद को दोषी ठहराने के लिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे अपने सवाल पर जोर देना होगा। तुम्हें लग सकता है बेट्स कि मैं एक तरह से कृपया ध्यान दें कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। ठीक है, अगर आप मुझ पर दबाव डालेंगे तो मैं कहूँगा कि मुझे डर है कि आपके दादा श्री ग्लेनम ने पिछली बार यहाँ से जाते समय सारे प्लान्स को जला दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करेंगे सर। माफ़ी को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा क्या विचार है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है सर, अगर आप मुझे क्षमा करें तो। इतना परेशान मत हो, मैंने झल्लाकर कहा। अपनी माफ़ी को साइड पर रखो और आगे बढ़ो। वह चाहते थे कि आप खुद इस जगह का अध्ययन करें सर। ये घर उनके दिल के बहुत करीब था। उन्होंने दिल से चाहा कि आप इसका आनंद लें। सुनने में अच्छा लग रहा है, आगे बोलो। और मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो वे चाहते थे कि आप खुद जानें। बेशक आप उन्हें जानते थे और ये देखने के लिए मुझ पर नज़र रखते हैं कि मुझे कब गर्मी लग रही है, ठंड, जैसे बच्चे रुमाल को छुपाने का खेल खेलते हैं। वह व्यक्ति मुड़ा और मेज़ के पार मेरी ओर मुंह करके खड़ा हो गया। मिस्टर ग्लेनम, मुझे उम्मीद है कि ईश्वर अंतिम निर्णय में मुझ पर दया करेगा, लेकिन इससे ज़्यादा अब मैं कुछ और न जानता हूँ, न आपको बता पाऊंगा। आप श्री ग्लेनम के साथ पूरे समय यहाँ थे जब वे घर बना रहे थे, लेकिन आपने कभी ऐसी दीवारें नहीं देखी जो दिखने में वैसी ना हो, या ऐसे दरवाजे नहीं देखे जहाँ से कभी कोई आए जाए ना। मैंने इस आरोप के प्रति अपनी सारी विडंबना और घृणा एकत्रित कर ली थी और गुस्से से कहा था। उसने अपना हाथ उठाया मानो शपथ ले रहा हो। जैसा कि भगवान मुझे देखते हैं, ये सब सच है। मैं यहाँ मृत मालिक की सुविधा का ख्याल रखने के लिए आया था, ना कि उन पर जासूसी करने। और मॉर्गन, आपका दोस्त, उसका क्या हुआ? काश मुझे पता होता सर। मैं सचमुच यही चाहता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सच हो, मैंने कहा और कमरे के बाहर निकलकर पुस्तकालय में चला गया। 11 बजे मुझे बड़े दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी और बेट्स किसी व्यक्ति के आने की घोषणा करने के लिए आया, जो अब बाहरी झील में अपने जूतों से बर्फ गिरा रहा था। रेवरेंड पॉल स्टोडर्ड सर। सेंट अगाथा के पादरी एक बड़े आदमी थे, जैसा कि मैंने दीवार के पास ओलिविया ग्लेडिस आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ उनके साक्षात्कार के अवसर पर कहा था। उनके हल्के भूरे बाल छोटे कटे थे, उनका चिकना मुड़ा हुआ चेहरा जवानी की ताजगी से चमक रहा था। यहाँ एक मजबूत युवा प्रेषित था जो बिना किसी दिखावटीपन के था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा हाथ झनझना उठा। उसकी आवाज़ गहरी और संगीतमय थी, एक ऐसी आवाज़ जो ईमानदारी का संकेत देती थी और आत्मविश्वास जगाती थी। मुझे डर है कि मैंने पड़ोसी होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया मिस्टर ग्लेनम, और आपसे मिलने नहीं आ सका। दरअसल हुआ ये कि आपके आने की खबर सुनने के कुछ दिन बाद ही मुझे घर से बुलावा आ गया था और मुझे जाना पड़ा। मैं अभी वापस आया हूँ और कल के बर्फीले तूफान में फंस गया था। उसने अपनी बाहें आसानी से मोड़ लीं और सीने पर रखी और प्रसन्नतापूर्वक सीधेपन से मेरी ओर देखा, मानो वे विनम्रतापूर्वक ये जानना चाहता हो कि मैं किस प्रकार का आदमी हूँ। ये एक बहुत ही दिलचस्प तूफान था। मैंने इसमें एक बढ़िया दिन बिताया, मैंने कहा। इंडियाना में बर्फबारी का तूफान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये मेरी यहाँ दूसरी सर्दी है। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं कुछ पढ़ना चाहता था और सोचा कि इस बार मैं विश्वविद्यालय के बजाय अकेले ही पढ़ना चाहूँगा।
मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पढ़ाई की आदतें किसी पर ज़बरदस्ती थोपी जाती हैं। मेरे मामले में पढ़ने का मेरा कोर्स मेरे लिए पूरी तरह से तय है। उसने कमरे पर अपनी नज़र दौड़ाई। ग्लेनम संग्रह प्रसिद्ध है और ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में एक बहुत ही बढ़िया संग्रहालय की श्रेणी में ये आता है। श्री ग्लेनम, आपके दादाजी निश्चित रूप से एक उत्साही व्यक्ति थे। मैं उनसे कई बार मिला हूँ। हाँ, लेकिन उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल था। पादरी मुस्कुराया। मैं उनकी बातें सुनते हुए कुछ असहज महसूस कर रहा था, ये मानते हुए कि शायद उन्हें पता था कि मैं किस शर्त से बंधा था और मेरे दादाजी ने ऐसा आदेश क्यों दिया था। रेवरेंड पॉल स्टोडर्ड इतने सरल, निश्चल और मर्दाना व्यक्ति थे कि मैं सोचने से कतराने लगा कि मैं उनके सामने एक कृतघ्न बदमाश लग रहा हूँ, जिस पर मेरे दादाजी ने अपमान का ठप्पा लगा रखा था। मेरे दादाजी की अपनी सनक थी, लेकिन वे एक अच्छे उदार हृदय वाले सज्जन व्यक्ति थे, मैंने कहा। हाँ, उनके साथ मेरी कुछ मुलाकातों में उन्होंने अपने ज्ञान की सीमा से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वे चर्च के इतिहास की कुछ अनोखी शाखाओं के बारे में मुझे वो कुछ बताते थे जो शायद मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उन्हें बहुत पसंद थी। मुझे लगता है जब उन्होंने ये घर बनाया था तो आप यहीं थे? मेरा आगंतुक प्रसन्नतापूर्वक हंसा। मैं कुछ समय के लिए बैरिकेड के अपने हिस्से पर था। आप जानते हैं कि इस घर के निर्माण के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं। उनका एक अंधविश्वास है कि इस जगह पर कहीं एक खजाना दबा हुआ है। आप देखिए, मिस्टर ग्लेनम किसी भी स्थानीय मजदूर को काम पर नहीं रखते थे। ये काम वे दूर दूर से लाए हुए लोगों से करवाते थे। गांव वालों का कहना है कि उनमें से कोई भी अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। वे सभी ग्रीक या इटालियन थे। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है, मैंने कहा। मुझे लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ी सी मेहनत से मेरी कुछ पहेलियों को सुलझाने में मेरी मदद कर सकता है। आप अभी तक दीवार के उस पार हमारी तरफ नहीं आए हैं। खैर, मैं वादा करता हूँ कि अगर आप हमारे पड़ोसी बने रहेंगे तो आपके छिपे हुए खजाने से मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा। मुझे डर है कि इस छिपे हुए खजाने में कोई बड़ा मजाक शामिल है, मैंने जवाब दिया। और इसकी रखवाली करने के लिए घर पर रहने में मैं इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास सामाजिक मनोरंजन के लिए कोई समय ही नहीं बच रहा है। उन्होंने जल्दी से मेरी तरफ देखा कि कहीं मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। उनकी आंखें स्थिर और गंभीर थी। रेवरेंड पॉल स्टोडर ने मुझ पर और भी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डाला। उनमें एक प्रकार की शांत शक्ति थी जो मुझे उनकी ओर आकर्षित कर रही थी। मेरा ये विचार है कि यहाँ ग्लेनम में हर कोई यही सोच रहा है कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी विरासत लेने के लिए आया हूँ। ये बाहर वालों के लिए कितना ही घिनौना विचार है। सब मेरे बारे में कैसा सोचते होंगे। मिस्टर ग्लेनम की वसीयत काउंटी के रिकॉर्ड में दर्ज है, बेशक, लेकिन आप अपने बारे में इतना सख्त मत सोचें। अगर आपके दादाजी अपनी मर्जी से आप पर हमला करना चाहते हैं तो इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने मामले में यही कहूँगा कि यहाँ आप किस लिए आए हैं इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आपको परेशान करने या आपके मामले में दखल देने नहीं आया हूँ। मैं कभी कभी अकेला महसूस करता हूँ, तो आज सोचा कि चलिए मैं आपसे मिलकर अपने नए पड़ोसी के साथ एक नए संबंध की शुरुआत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके आने से बहुत खुश हूँ और आपकी इस पहल की बहुत सराहना करता हूँ। और उस आदमी की स्पष्ट दयालुता से मेरा दिल खुश हो गया। और मुझे उम्मीद है, उसने पहली बार संयम से कहा, मुझे उम्मीद है कि कोई भी चीज़ आपको सिस्टर टेरेसा और मिस डेवरिक्स को जानने से नहीं रोक पाएगी। वे दिलचस्प और आकर्षक हैं। यहाँ आपकी ही सामाजिक स्थिति वाली एकमात्र महिलाएं हैं। ये सुनकर मेरे दिमाग में शक पैदा हो गया और मैं उन्हें कम पसंद करने लगा। हो सकता है ये आदमी एक जासूस हो जो वैकल्पिक उत्तराधिकारी का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। जहाँ तक मुझे पता था, और संभवतः सिस्टर टेरेसा भी इस साजिश में शामिल हो सकती थी। समय आने पर, निसंदेह समय आने पर मैं उन्हें भी जान जाऊंगा, मैंने टालते हुए उत्तर दिया। ओह, जैसा आप चाहें। और उसने विषय बदल दिया। हमने कई चीज़ों के बारे में बात की। आउटडोर खेलों के बारे में जिनसे वह बहुत परिचित था, विश्वविद्यालयों के बारे में, यात्रा और रोमांच के बारे में। वह कोलंबिया का रहने वाला था और उसने ऑक्सफोर्ड में 2 साल बिताए थे। ठीक है, उसने कहा, यह बहुत सुखद रहा, लेकिन अब मुझे चलना होगा। मैं अभी अभी मॉर्गन से मिलने गया था, जो रिसोर्ट गांव का केयर टेकर है। बेचारे ने कल गलती से खुद को गोली मार ली।
अपनी बंदूक या कुछ ऐसा साफ करते हुए, और उसके हाथ में एक बदसूरत सा छेद हो गया है जिसे भरने में एक समय या उससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है। उसने मुझे एक काम दिया था। वह एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है और चाहता था कि मैं उसके लिए मिस्टर पिकरिंग को तार भेज दूं। क्योंकि उसे चोट लगी है तो ये चाह रहा था कि वह अपनी खबर उन तक पहुंचा सके कि वह अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर रहा है। दरअसल पिकरिंग का वहाँ एक कॉटेज है और मॉर्गन उसकी देखभाल करता है। आप पिकरिंग को तो जानते ही होंगे। मैंने अपने पड़ोसी की आंखों में सीधा देखा, शायद थोड़ी सी ठंडी नज़र से। मैं सोच रहा था कि मॉर्गन, जिसके साथ मैंने कुछ घंटे पहले ही अपनी तहखाने में द्वंद्व का आनंद लिया था, आर्थर पिकरिंग को अपनी चोट की रिपोर्ट क्यों कर रहा है। मुझे लगता है मैंने मॉर्गन को यहाँ देखा है, मैंने कहा। हाँ, वह लकड़हारा और शिकारी भी है। झील में से कभी कभी शिकार करके लाता है। मुझे लगता है वो इस काम में काफ़ी अच्छा है। मैं ये कहने में बिल्कुल भी ही नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि वह कभी कभी सीज़न के दौरान मेरे लिए बतखों का शिकार करके लाता है। ओह, तो ये हुजियर शिकारी रात में बतखों का शिकार करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मेरी बात सुनकर पादरी हंसने लगा। ये संभव है, हालांकि खेल भावना के अनुकूल नहीं है, लेकिन हमें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। हम दोनों इस बात के बाद साथ साथ हंसने लगे। मुझे लगा कि इस आदमी के साथ दोस्ती करना मुश्किल नहीं था। वैसे मैं मॉर्गन से पिकरिंग का पता लेना भूल गया। अगर आपके पास हो तो। बिल्कुल, क्यों नहीं। एलेक्सिस बिल्डिंग, ब्रॉडवे, न्यूयॉर्क। अच्छा, ये याद रखना आसान है, उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने कोट का कॉलर ऊपर करते हुए कहा। मुझे याद रखिएगा, मैं चैपल के पीछे एक सन्यासी कक्ष में रहता हूँ और मेरा मानना है कि हमें बातचीत करने के लिए कई दिलचस्प विषय मिल सकते हैं। बिल्कुल सही, मेरा भी यही मानना है, मैंने कहा। मुझे उनकी दृढ़ छवि से मिल रही सहानुभूति और उत्साह पर खुशी हुई। मैंने अपना ओवरकोट पहना और उनके साथ गेट तक चला गया और देखा कि वह लंबे लंबे पांव भर के गांव की ओर जा रहा था। तो मित्रों, इस नए पात्र और नई दोस्ती के साथ अध्याय 11 खत्म होता है और हम पहुंच गए हैं अब अध्याय नंबर 12 पर, जिसका कि नाम है मैंने एक मार्ग का अन्वेषण किया। बेट्स, मैंने उसे लाइब्रेरी में मोमबत्ती जलाने में व्यस्त पाया। मुझे ऐसा लगा कि वह हमेशा मोमबत्तियों से भरी मोमबत्ती लेकर इधर उधर घूमता रहता है। इस दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम उनमें से सबसे अजीबोगरीब हो। मुझे तुम्हें बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि कई बार मुझे लगता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, और फिर मैं अपने निर्णय पर सवाल उठाता हूँ और तुम्हें एक मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। मैं छत के बीच से लटके बड़े क्रिस्टल झूमर के नीचे एक सीढ़ी पर खड़ा था और मुझे उस धैर्यपूर्ण चोट के साथ देख रहा था जो एक कुत्ते में बहुत आकर्षक होती है। जैसा कि मान लीजिए एक आयरिश सेटर की आंखों में, जब अगर आप गलती से उसकी पूंछ पर पैर रख देते हैं तब। एक सेटर में वह नज़र दिल तोड़ने वाली होती है, लेकिन एक आदमी में देखी जाए तो ये सबसे भयानक हत्यारी भावनाओं को जगाती है जिसमें मैं सक्षम हूँ। जी मिस्टर ग्लेनम, आप सही कह रहे हैं, उसने विनम्रतापूर्वक कहा। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस विचार को समझो कि मैं इस पुराने खोल को ऊपर से नीचे तक खोदने जा रहा हूं। मैं चाहूं तो इसे डायनामाइट से उड़ा दूं, और अगर मैं तुम्हें मुझ पर जासूसी करते या मेरे कामों की सूचना मेरे दुश्मनों को देते या किसी भी संदिग्ध कार्य में संलग्न होते हुए पकड़ लूं, तो मैं तुम्हें स्कूल की दीवार के बाहर खंभों के बीच में लटका दूं, समझे? ताकि सेंट अगाथा की प्यारी प्यारी सिस्टर्स और प्यारी छोटी स्कूली लड़कियों और पादरी सभी तुम्हारे बारे में सोचते ही जीवन भर कांप उठें। निश्चित रूप से श्री ग्लेनम, और उसका स्वर वही था जो वह इस्तेमाल करता अगर मैंने उसे माचिस देने के लिए कहा होता और मैंने मन ही मन उसे आग के कुंड की सबसे कठोर यातनाओं के लिए सौंप दिया। अब जहाँ तक मॉर्गन की बात है। जी श्रीमान, मैंने पूछा, आपको क्या लगता है कि उसका मिस्टर पिकरिंग से क्या संबंध है? क्यों सर, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। मिस्टर पिकरिंग के पास झील के किनारे एक घर है जो कि उन्हें आपके दादाजी से मिला था। मॉर्गन इसकी देखभाल करते हैं सर। हाँ, ये भी संभव है, और मैंने उन्हें उनके काम पर वापस भेज दिया। दोपहर के भोजन के बाद मैं नीचे गया और सीधे गलियारे के अंत में गया और दीवारों का निरीक्षण शुरू किया। देखने पर वे सभी एक जैसी थीं, सीमेंट के बने होने के कारण काफ़ी ठोस लग रही थीं।
मैंने खिड़की के दायरे से धरती और बर्फ का निरीक्षण किया। निश्चित रूप से यहाँ निरीक्षण करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, और मेरा आश्चर्य इस बात पर और बढ़ गया कि मॉर्गन कितनी आसानी से एक सलाखों वाली खिड़की और जमी हुई ज़मीन में गायब हो गया था। गलियारे के अंत में दीवारें चट्टान की तरह ठोस थीं, और मेरे बार बार हथौड़े के प्रहार करने पर भी उन पर कुछ असर नहीं हो रहा था। मैंने दोबारा उनका दोनों तरफ से निरीक्षण किया और फिर सीढ़ियों की तरफ वापस हो लिया। अपनी बदकिस्मती या मूर्खता पर और अधिक अधीर होना अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पास इस घर को जानने का हर कारण था कि कैसे एक अजनबी और एक डाकू साहसिक रूप से मेरी नज़रों के सामने से इसमें से गायब हो गया था। 1 घंटे की बेकार खोज के बाद मैं गलियारे के अंत में वापस आया, अपनी पिछली सभी ध्वनियों को दोहराया, और मुझे डर है कि मैंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि जो सज्जन व्यक्ति के लिए अनुचित थी। फिर अपने अंधे क्रोध में मुझे वह बात चली जो रोगी की खोज में उजागर नहीं हुई थी। मैंने गुस्से में आकर हथौड़ा फेंक दिया। हथौड़ा सीमेंट के फर्श पर एक बड़े से चौकोर टुकड़े पर लगा, जिसमें से एक खोखली सी आवाज़ आई। मैं उसी पल घुटनों के बल पर बैठ गया। मेरी उंगलियां दरारों को खींच रही थीं, और करीब आकर मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे पर हवा का एक हल्का सा झोंका आ रहा था, लेकिन उसे पहचाना नहीं जा सकता था। सीमेंट का वह वर्गाकार फर्श हालांकि तहखाने के फर्श के अन्य हिस्सों के समान ही था, लेकिन स्पष्टतः वह केवल लकड़ी का एक नकली टुकड़ा था जो नीचे के खुले भाग को ढक रहा था। ब्लॉक को इसकी जगह पर इतनी बारीकी से फिट किया गया था कि ये किसी कुशल कारीगर की कला का प्रमाण था जिसने इसे एडजस्ट किया था। मैंने इसे खोलने की कोशिश में अपने पॉकेट चाकू का एक ब्लेड तोड़ दिया, लेकिन एक पल में मैं सफल हो गया और पाया कि ये वास्तव में एक जाल दरवाज़ा था जो फर्श के बड़े हिस्से से जुड़ा हुआ था। ठंडी ताज़ी हवा का एक झोंका, वही जो रात में मुझे चौंका गया था, मेरे चेहरे पर लगा जब मैं सीधा लेटा और दरवाजे के अंदर झांका। निचला रास्ता बिल्कुल गहरे अंधेरे से भरा हुआ था। मैंने अपने साथ लाई लालटेन जगाई, पाया कि नीचे लकड़ी की सीढ़ियाँ सुरक्षित रास्ता देती हैं। उन पर चलता चला गया और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मैं गलियारे में सीधा खड़ा था और मेरे पास कई इंच की जगह बची थी। इससे दोनों तरफ घर की नींव से गुजरते हुए ये एक रास्ता है, ये मैंने पाया। ये निचला मार्ग घर के सामने पार्क के नीचे से होकर स्कूल की दीवार की ओर जाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे दादाजी ने अपने घर पर काम करने के लिए विदेशी मजदूरों को बुलाया था जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। उनकी योजना की विशालता में कुछ आनंददायक था, और मैं अपने दिमाग को परेशान करने वाले सैकड़ों सवालों के साथ सुरंग से जल्दी से गुजरा। हवा लगातार ताज़ी होती जा रही थी, और लगभग 200 गज की दूरी चलने पर मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां से हवा ऊपर से थपेड़े मारती हुई लग रही थी। मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए और लगभग 2 गज की दूरी पर 2 छेद पाए जिनसे हवा लगातार अंदर आ रही थी। मैं अपने गले में एक हंसी और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बाहर निकल गया। मैं स्कूल की दीवार में गेट के नीचे से गुजरा था, और अब मुझे पता था कि इसे बनाए रखने वाले खंभे इतने ऊंचे क्यों बनाए गए थे। वे खोखले थे और सुरंग में ताज़ी हवा भरने का साधन थे। मैं लगभग 20 गज और आगे बढ़ चुका था जब मुझे एक हल्की कंपन के साथ एक दबी हुई गर्जना महसूस हुई, और लगभग तुरंत ही मैं एक लकड़ी की सीढ़ी पर पहुंच गया जो मार्ग के अंत को चिन्हित करती थी। मेरे पास दिशाओं का अंदाज़ा लगाने का कोई साधन नहीं था, लेकिन मैंने मान लिया कि मैं स्कूल के मैदान में चैपल के पास कहीं हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता गया और कंपन को नोटिस करता रहा, और एक दरवाज़ा पाया जो दबाव के आगे आसानी से झुक जाता था। एक पल में मैं एक अच्छी तरह से रोशनी वाले फर्श वाले कमरे में हाथ में लालटेन लिए पलकें झपकाता हुआ खड़ा था। ऊपर एक ऑर्गन की गड़गड़ाहट, और गड़गड़ाहट ने उस कंपन और गर्जना को स्पष्ट कर दिया जो मैंने नीचे सुनी थी। मैं सेंट अगाथा चैपल के तहखाने में था। जिस दरवाजे से मैं अंदर आया था उसका अंदरूनी हिस्सा कमरे की छत का हिस्सा था, और उसका खुला हिस्सा पूरी तरह से पवित्र भूमि के नक्शे से ढका हुआ था। अपने ध्यान में डूबे रहने के कारण मैं समय का बोध खो चुका था, और मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि 5 बज चुके थे। लेकिन मैंने घर जाने से पहले चैपल में जाने का निश्चय किया। ऊपर जाने का रास्ता काफ़ी साफ था और मैं जल्द ही बरामदे में पहुंच गया।
मैंने दरवाज़ा खोला। उम्मीद थी कि कोई सेवा चल रही होगी, लेकिन छोटा चर्च खाली था, सिवाय एक जगह के जहां चैंसल के दाईं ओर एक ऑर्गेनिस्ट विजयी मार्च के सुरों से चर्च को भर रहा था। हाथ में टोपी लिए मैं आगे बढ़ा और एक बेंच पर बैठ गया। चैपल में ऑर्गन कीबोर्ड के ऊपर से एक लैंप से रोशनी आ रही थी और बजाने वाले के सर के चारों ओर एक आभा मंडल बना रही थी, ओलिविया ग्लैडिस आर्मस्ट्रॉन्ग के खुले सिर के चारों ओर। मैंने उसे पहचाना और मैं मुस्कुराया, और फिर मैंने उसका नाम याद किया और मैं और भी मुस्कुराया। लेकिन वह संगीत में जो आनंद लेकर आई, उसके चेहरे पर जो खुशी थी जब वह छोटे छोटे सुरों को उठाती थी, उसका एकांत जो गायक मंडली की अंधेरी पृष्ठभूमि के खिलाफ प्रकाश के छोटे से द्वीप द्वारा चिन्हित था, इन चीज़ों ने मुझे छुआ और मुझे बहुत भावुक कर दिया। मैं आगे झुक गया। मेरे सामने बेंच पर मेरी बाहें एक तरह के विस्मय के साथ देख और सुन रहा था मैं इस सारे संगीत को। ग्लेनम में अशांत जीवन के बाद यहाँ शांति और शांत सद्भाव का आश्रय था, और मैंने अपने आप को एक ऐसे झुकाव के साथ इसकी सांत्वना के लिए समर्पित कर दिया जो मेरे जीवन में शायद ही पहले कभी आई थी। धुन के प्रभाव में कोई विराम नहीं था। उसने अपनी तेज उंगलियों से स्टॉप और मैनुअल बदले और एक रचना से दूसरी रचना पर चली गई। ये एक भव्य भजन था, कभी कभी वैगनर का थीम, और अंत में मेंडलसोहन का स्प्रिंग सॉन्ग अंधेरे चैपल में उल्लासपूर्ण ढंग से छा गया। वह अचानक एक हल्की आह भरकर चुप हो गई और अपने हाथों को आपस में ऊर्जा देने के लिए रगड़ने लगी, क्योंकि यह जगह ठंडी थी। जब वह लाइटें बुझाने के लिए आगे बढ़ी तो मैं चैंसल की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। कृपया मुझे ऐसा करने की अनुमति दीजिए। मैं मेरी ओर मुड़ी और अपने चारों ओर एक लबादा ओढ़ लिया। ओह, ये तुम हो, है ना? उसने जल्दी से इधर उधर देखते हुए पूछा। मुझे याद नहीं आ रहा कि तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया गया था क्या? मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैंने सच्चाई से कहा और अपना हाथ लैंप की ओर बढ़ाया। ये मेरी राय है कि आप एक अप्रत्याशित व्यक्ति हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने साक्षात्कार को लंबा खींचने की कोई इच्छा नहीं दिखाई, बल्कि वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई और मेरे पहुंचने से पहले ही बरामदे में पहुंच गई। यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते हैं मिस्टर ग्लेनम, उसने कहा, और इस तरह प्रतीक्षा की मानो ये सुनिश्चित करना चाहती हो कि मैं समझ गया हूँ। जंगल से आते हुए और स्कूल की इमारतों से परे हमारे ठीक सामने सूर्यास्त उदास होकर फीका पड़ गया। रात धूसर धुंधलके के बाद तेजी से बढ़ रही थी और पहले से ही आसमान में बोल्ड ग्रह जल रहे थे। रास्ता काली शाखाओं के नीचे सीधे आगे की ओर जाता था। मैं अब छात्रावास तक, या आप इसे जो भी कहें, पैदल जा सकता हूँ, मैंने कहा। धन्यवाद नहीं, मुझे देर हो गई है और मेरे पास अब बातें करने का समय नहीं है। आप जानते हैं हमारे लिए आगंतुकों का स्वागत करना नियमों के विरुद्ध है। मैं रास्ते पर आगे बढ़ी। लेकिन मैं कोई मेहमान तो नहीं हूँ, मैं तो बस एक पड़ोसी हूँ, और वैसे ही मुझे आपसे मिलने आना ही था। मैं हंस पड़ी, लेकिन रुकी नहीं और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे उम्मीद है कि आप एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचेंगे कि मैंने आपसे मिलने के लिए बाढ़ के उस खरगोश का पीछा किया। क्या आप ऐसे सोचते हैं मिस्टर ग्लेनम? चाहे जो भी कहो, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया। मुझे तुम्हारा संगीत बहुत पसंद आया है। मैं पूरी तरह से गंभीर हूँ मिस आर्मस्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है कि ये जो कुछ है ये बहुत अद्भुत है। उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, और मुझे आशा है कि मैं अपने आप से वादा कर सकता हूँ कि मैं आपको सुनने का अक्सर आनंद लूँगा। आप निश्चित रूप से चापलूसी कर रहे हैं मिस्टर ग्लेनम, लेकिन चूंकि मैं जा रही हूँ। उसके चले जाने का विचार मेरे दिल को हिला गया। वह ग्लेनम में मिलने वाली एकमात्र मनोरंजक व्यक्ति थी, और उसे खोने का विचार उदास परिदृश्य को और भी गहरा कर देता था। ये वास्तव में बहुत बुरा है, और अभी तो हम परिचित ही हो रहे हैं। मैं तो चाहता था कि मैं हर रविवार को चर्च में आऊं ताकि तुम्हारा संगीत सुन सकूं और बर्फ के लिए प्रार्थना करूं, जिससे कि तुम अक्सर खरगोशों का पीछा करते हुए वहां आओ। मुझे लगा कि यह सुनकर उसका दिल नरम पड़ गया। बहरहाल उसके स्वर बदल गए। मैं अक्सर नहीं बजाती हूँ। वे नहीं चाहते कि मैं अक्सर बजाऊं।
उन्हें डर है कि मैं कॉमिक ओपेरा की धुनों को तेदुम में बदल दूंगी। कितनी हैरानी वाली बात है। क्या आप जानते हैं मिस्टर ग्लेनम? उसका स्वर गोपनीय हो गया और उसकी चाल धीमी हो गई। हम आपको सेंट अगाथा के स्क्वायर और जागीर के स्वामी और इस तरह के नामों से पुकारते हैं। सभी लड़कियां आपकी दीवानी हैं। अगर उन्हें लगे कि मैं आपसे गुप्त रूप से बात कर रही हूं तो वे पागल हो जाएंगी। आप जो भी कहती हैं और जिस तरह से कहती हैं वो मेरा मन मोह लेता है। ओह, ऐसा क्या? उसने फिर से उपहास करते हुए कहा। मुझे लगा कि मैं मूर्खता का प्रमाण दे रहा हूँ। अगर सिस्टर्स को पता चल जाए कि मैं और मिस आर्मस्ट्रॉन्ग बातचीत करते हैं तो शायद उसे बहुत डांट पड़ती, और बहुत संभव है कि वे लोग मेरे बारे में भी भला बुरा सोचते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे हिला नहीं पाई। मुझे आशा है कि आपके यहाँ से जाने का कारण ये नहीं है, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। बुरा आचरण? जी हाँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ स्क्वायर ग्लेनम। इसी वजह से ये लोग मुझे वापस भेज रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिस्टर्स बहुत ही सख्त स्वभाव की हैं, बिल्कुल घिनौने स्वभाव की। मैंने पूछा, आपका घर कहाँ है? शिकागो, इंडियानापोलिस, सिंसिनाटी शायद? ओफो, तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हें मेरे लहजे से पता चल जाना चाहिए कि मैं शिकागो से नहीं हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे अंदर केंटकी की लड़की की तरह मरने तक खुश रहने की भावना नहीं है। और कोई भी इंडियानापोलिस की लड़की सर्दियों के दिन की धूसर धुंधलके में एक गहरे जंगल के किनारे किसी अजनबी आदमी से बात नहीं करेगी। ये एक किताब से है। और सिंसिनाटी की लड़की मेरे उत्साह उत्साह के बिना है। आप इसे जो भी नाम देना चाहें वो आपकी मर्जी है। क्या आपको फ्रेंच भाषा पसंद नहीं है स्क्वायर ग्लेनम? और उसने बिना रुके, बिना किसी रुकावट के सांस रोक कर कहा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, मैंने कहा, और खुद को मूर्खता के आनंद में और भी अधिक समर्पित कर दिया और उसकी बातों में उपहास और बदलते मूड का आनंद लेने लगा। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। वास्तव में मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं था। मैं पहले भी ऐसा नहीं था, अब भी नहीं हूँ। भगवान का शुक्र है मैं एक विश्लेषणात्मक मानसिकता वाला नहीं हूँ। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, बहुत से आघातों के बाद भी मैं अपने साथी मनुष्यों को उसी तरह से स्वीकार करना पसंद करता हूँ जैसा कि वो हैं। हमारे सामने घर के प्रवेश द्वार पर एक दीपक चमक उठा और सभी इमारतों में रोशनी दिखाई देने लगी। अगर मुझे तुम्हारी खिड़की पता होती तो मैं उसके नीचे आकर ज़रूर गाता, सिवाय इसके कि तुम घर जा रही हो। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें क्यों निकाला जा रहा है। मुझे सच में शर्म आ रही है। तुम कभी नहीं। ओह हाँ, मैं ऐसा करूँगा। वास्तव में मैं ऐसा ही आदमी हूँ, मैंने जोर देकर कहा। 1 मिनट एक बेवकूफ़ की तरह महसूस कर रहा था मैं। अच्छा मत बताओ। लेकिन उन्होंने मुझे फ्लर्ट करते हुए पकड़ लिया, किराने वाले लड़के के साथ। अब तुम्हें मैं बुरी लग रही हूँ ना? बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बेहतर होता कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करती, मैंने हिम्मत से कहा। ठीक है, मुझे क्रिसमस पर हमेशा के लिए भेज दिया जाएगा। अगर मैं अपनी हरकतों से बाज आ पाई तो शायद वो मुझे वापस ले लें। लेकिन एक ऐसी फूहड़ भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। हाँ, मुझे लगता है सिस्टर्स को फूहड़ भाषा पसंद नहीं है, वे इससे घृणा करती हैं। मिस डेवरेक्स, आप जानते हैं कि वे कौन है? वह हम पर जासूसी करती हैं और ये सारी बातें सिस्टर्स को बताती हैं। हाँ, मुझे सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। मैंने उनके बारे में ऐसा ही सुना है, मैंने कड़वाहट से कहा। हम दरवाजे पर पहुंच गए थे और मुझे उम्मीद थी कि वह अब चली जाएगी, लेकिन वह कुछ क्षण रुकी रही। ओह, अगर तुम उसे जानते हो तो शायद तुम भी एक जासूस हो। ये अच्छा नहीं है, हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए मिस्टर ग्लेनम, उसने गुस्से से कहा। इन कुछ मुलाकातों की याद हमेशा मेरे साथ रहेगी मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, मैंने भी उसकी ही नकल करते हुए कहा। मैं तुम्हें याद करके तुमसे नफरत करूंगी। और उसने दुख से अपनी बाहें लबादे के नीचे मोड़ लीं। हमारी मुलाकातें बहुत कम हुई हैं मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है कुछ 3 बार। ओह, तो क्या जब हम पहली बार मिले थे आप उसे नज़रअंदाज करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो 4 बार, उसने दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हारी डोंगी वाली मुलाकात? कभी नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे लगा कि उस समय हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। मैंने तुम्हारी और पादरी की बातें दीवार पर खड़े होकर सुनी थी। उसी की बात कर रही हो ना? उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली और कुछ क्षण रुकी रही, जैसे कुछ सोच रही हो।
मैं इसे 4 बार मानती हूँ। एक बार सड़क पर और दूसरी बार जब आपको पता नहीं था स्क्वायर ग्लेनम। शायद मैं ही मूर्ख हूँ जो सारी मुलाकातों को याद रख रही हूँ। अब समझ में आया मुझे कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बंद किया और मैंने उसे अंदर की सीढ़ियों पर जाते हुए सुना। मैं चैपल की ओर भागा और खुद को गाली देते हुए कि मैंने एक स्कूली लड़की से थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण बातचीत के लिए अपने ज्यादा गंभीर मामलों को नजरअंदाज कर दिया। मुझे डर था कि कहीं रास्ते के दोनों छोर पर मैंने जो रास्ते छोड़े थे वे खुल न जाएं। सुरंग ने मेरे सामने पहले से ही मौजूद समस्या में एक नया और पेचीदा पहलू जोड़ दिया था और मैं शांति और आराम से बैठकर स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक अवसर की तलाश में था। मैं तुम्हें याद करने से कतराऊंगी। चैपल में मैं स्टोडार्ट से टकराने से बाल बाल बच गया, लेकिन मैं उसके पीछे से निकल गया। छिपे हुए दरवाजे को खींचकर वापस लगा दिया, बिना किसी दुर्घटना के सुरंग को पार कर गया और जल्द ही हैचवे के माध्यम से ऊपर चढ़ गया और रहस्यमय ब्लॉक को सुरक्षित रूप से सबकी आंखों से ओझल कर दिया। तो मित्रों, यहाँ खत्म होता है हमारा ये अध्याय और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 13 की ओर, जिसका की नाम है अ पेयर ऑफ ईव्स ड्रॉपर्स, छिपकर बातें सुनने वाले दो लोग। जब मैं डिनर के लिए तैयार होकर नीचे आया तो बेट्स ने मेरा ध्यान एक विलंबित मेल की ओर आकर्षित किया। मैंने उत्सुकता से लॉरेंस डोरेमन के जाने माने हस्तलेख में एक पत्र देखा, जिस पर मेरे आश्चर्य में एक अमेरिकी स्टैंप लगा हुआ था और न्यू ऑर्लियंस का डाक टिकट लगा हुआ था। हालांकि इसकी तारीख 15 दिसंबर 1901 को वेरा क्रूज, मैक्सिको में अंकित थी। प्रिय बुजुर्ग व्यक्ति, जब से मैंने आपको न्यूयॉर्क में देखा है तब से मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं आपसे विदा हुआ था तो मैं उम्मीद के मुताबिक यूरोपीय बंदरगाह पर नहीं जा सका, क्योंकि अधिकारी मेरे मामले को गंभीरता से ले रहे थे और मैं भाग्यशाली था कि मुझे दक्षिण की ओर जाने वाली नाव पर डेक हैंड के रूप में उतरने का मौका मिल गया। मुझे उम्मीद थी कि क्रिसमस पर मुझे अंग्रेजी प्रोडिगल व्हील का एक टुकड़ा मिलेगा, लेकिन जैसा कि अब है, मैं इस भगवान के छोड़े हुए छेद में भी स्वतंत्र होने के लिए आभारी हूँ। ब्रिटिश बुलडॉग मेरी आंतड़ियों को बाहर निकालने के लिए अपने दांतों से उत्सुक हैं और मैं उस दिन एक प्रमुख स्थान पर अपनी तस्वीर देखकर बहुत खुश हुआ, जिस दिन मैंने वेराक्रूज पर हमला किया था। आप देखिए ज़रा, वे घर पर सरकार को परेशान कर रहे हैं क्योंकि मुझे पकड़ा नहीं गया और उन्हें मुझे पकड़ना होगा और ये दिखाने के लिए मुझे फांसी पर लटकाना होगा कि वे वास्तव में आयरिश स्थिति पर अपना क्या नज़रिया रखते हैं। मैं ग्रीजर से नहीं डरता। जो लोग केले और लाल मिर्च खाते हैं वे खतरनाक नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ के ब्रिटिश वाणिज्य दूत की नज़र खराब है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि एक सुडौल व्यक्ति जो अगली मेज़ पर साहित्यिक कार्य में व्यस्त है, वास्तव में वह मेरा लेख समाप्त होने तक अपना समय बर्बाद कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अपनी पैतृक संपत्ति पर शांतिपूर्वक बसे हुए हैं और कुछ ही महीनों का समय है आपके और आपके दादाजी की संपत्ति के बीच में। आप हमेशा एक भाग्यशाली व्यक्ति थे। लोग सिर्फ आपके लिए पैसे छोड़ने के लिए मर जाते हैं, जबकि मुझे जेल से बाहर निकलने के लिए मरना होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ ही दिनों में स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के नीचे उतर जाऊंगा, या तो देश भर में एल पासो के रास्ते या न्यू ऑर्लियंस के रास्ते। बेहतर होगा कि पहले वाला रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि टेक्सास में एक आदमी की सामाजिक स्थिति उसके लिए रखे गए इनाम की राशि के अनुपात में उच्च आंकी जाती है। अगर उन्हें पता चले कि मेरे अपराध हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस का विषय रहे हैं तो वे शायद मुझे राज्य की स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन मेज की दूसरी ओर बैठा आदमी मेरे हस्ताक्षर की एक झलक पाने के लिए इधर उधर देख रहा है, इसलिए मुझे उसे मजे के लिए एक हस्ताक्षर देना चाहिए। हमेशा शुभ कामनाओं के साथ, भवदीय जॉर्ज वॉशिंगटन स्मिथ। पीएस, मैं इसे यहाँ नहीं भेजूंगा, बल्कि इसे एक लाल बालों वाले आयरिश व्यक्ति को दूंगा जो आज रात उत्तर की ओर जाने वाले स्टीमर पर सवार है। मुझे कहना होगा कि ये अनंत चकमा देने का सुखद अनुभव है। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके ग्रामीण स्वर्ग में आपके साथ एक पाइप और एक बोतल का आनंद ले पाता। मैं भूल गया हूँ कि आपने इंडियन टेरिटरी कहा था या इंडियाना, लेकिन इंडियाना शब्द पर विचार करूंगा क्योंकि इससे दूर दूर तक आदिवासियों का संकेत मिलता है। बेट्स ने मुझे लाइब्रेरी में कॉफ़ी दी क्योंकि मैं बिना किसी देरी के शाम को चिंतन के लिए बैठना चाहता था। लैरी की खुद की रिपोर्ट आश्वस्त करने वाली नहीं थी। मुझे पता था कि अगर उसे मुझसे संपर्क करने की कोई भी कोशिश करने का विचार था तो वह किसी पत्र में इसका उल्लेख नहीं करेगा जो अधिकारियों के हाथों में पड़ सकता था।
मैं शायद अपने निर्वासन की शर्तों के तहत ग्लेनम में एक साथी का हकदार नहीं था, लेकिन मौजूदा मामलों की स्थिति में सुरक्षा के मामले में कोई कानूनी या नैतिक कारण नहीं हो सकता था कि मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ खुद का बचाव क्यों न करूं, और लैरी एक सहयोगी था। ग्लेनम में पूछताछ और चिंता के अपने सभी घंटों में मुझे अपने दादा के मिलनसार इरादों पर कभी संदेह नहीं हुआ था। उनके बेतुके घर में मुझे रहने के लिए मजबूर करने का उनका तरीका उनके चरित्र के अनुरूप था, और ये सब काफी न्याय संगत था। लेकिन उनके मृत हाथ का इस अजीबोगरीब मामले पर कोई नियंत्रण नहीं था, और मुझे अपने अनुभवों के प्रकाश में वसीयत की व्याख्या करना उचित लगा। मेरा निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस अधिकारियों से अपील करने का इरादा नहीं था, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि मुझे खुद पर हमला करने वाले हमलावर और उसकी मुझसे दुश्मनी का पता नहीं चल जाता। मेरे पड़ोसी पादरी ने अनजाने में मुझे कुछ महत्वपूर्ण समाचार दे दिया था, और मेरा मन बार बार इस तथ्य पर लौट रहा था कि मॉर्गन न्यूयॉर्क में मेरे दादा की संपत्ति के निष्पादक को अपनी चोट की रिपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा जो कुछ भी हुआ था वह इसके मुकाबले में बहुत ही मामूली और महत्वहीन था। जॉन मार्शल ग्लेनम ने आर्थर पिकरिंग को अपनी संपत्ति का निष्पादक क्यों बनाया था? वह जानता था कि मैं उससे घृणा करता हूँ, कि पिकरिंग के महान उद्देश्यों और उच्च महत्वाकांक्षाओं की मेरे परिवार द्वारा प्रशंसा की गई थी, जबकि मैं उसका नाम भी नहीं सुन सकता था। और फिर भी मेरे अपने दादा ने अपने भाग्य और मेरे भविष्य को उस आदमी को सौंपना बुद्धिमानी समझा जो मेरे लिए सबसे अधिक अप्रिय था। मैं उठा और गुस्से में फर्श पर चहलकदमी करने लगा। पिकरिंग के इस कथन को स्वीकार करने के बजाय कि वसीयत पूरी तरह से सही थी, मुझे वकील की मदद लेनी चाहिए थी और कानूनी सलाह लेनी चाहिए थी, इससे पहले कि मैं खुद को दुनिया के उस हिस्से में भाग जाने के लिए मजबूर करूं जहां मैं पहले कभी नहीं गया था, और एक उदास घर में एक उदास बदमाश की निगाहों में बंद हो जाऊं जो मुझे कभी भी जहर दे सकता था। अगर वह मुझे सोते हुए गोली मारना पसंद नहीं करता तो मेरा गुस्सा किसी पर जरूर बरसेगा, और बेट्स इसके लिए सबसे नजदीकी लक्ष्य था। मैं रसोई में गया जहां पर वह आम तौर पर अपनी शामें बिताता था, उस पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, लेकिन पाया कि वह वहां नहीं था। मैं उसके कमरे में गया और पाया कि वह भी खाली था। बहुत संभव है कि वह अपने मित्र और साथी षड्यंत्रकारी केयरटेकर के साथ शोक व्यक्त कर रहा था, और मैं क्रोध और निराशा से भर गया। मैं पूरी तरह से थक गया था, उतना ही थका हुआ था जितना उन दिनों में जब मैं बिना भोजन या पानी के उष्णकटिबंधीय जंगलों में अपना रास्ता बनाता था। राजमार्ग पर बर्फ अच्छी तरह से पिघल चुकी थी, और मैं सेंट अगाथा के पास से देहात की ओर निकल पड़ा। खेतों पर धूसर धुंध बादलों के रूप में लटकी हुई थी जो कभी कभी टूट जाती थी और सर्दियों के चमकते हुए तारों को दिखाती थी। पैदल चलने और सितारों से जगमगाते और धुंध से लिपटे परिदृश्य में मेरी रुचि ने मुझे बेहतर मानसिक स्थिति में ला दिया, और कुछ मील पैदल चलने के बाद मैं घर के लिए निकल पड़ा। कई बार मैंने अपने आप को एक शानदार पुराने भजन की धुन पर सीटी बजाते हुए पाया, और अपनी युवा मित्र ओलिविया और चैपल में उसकी संगीतमयी शाम को याद करके मैं मुस्कुरा दिया। वह एक मनोरंजक युवा लड़की थी। उसके बारे में सोचकर मेरा उत्साह और बढ़ गया, और मैं बाहरी गेट से गुजरते हुए स्कूल पार्क में मुड़ गया, इस आधी अधूरी इच्छा के साथ कि उस बैरक के पास से गुजरूं जहां उसने अपने दिन बिताए थे। स्कूल के गेट पर एक गाड़ी की लाइटें अचानक धुंध में धुंधली हो गईं। इस क्षेत्र में गाड़ियां आम नहीं थीं, और मुझे ये जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि ये वही परिचित गांव है जो ग्लेनम स्टेशन पर दिन रात गाड़ियों से मिलता था। मैंने अनुमान लगाया कि कोई अभिभावक सेंट अगाथा का दौरा करने आया होगा। शायद मिस ओलिविया ग्लैडिस आर्मस्ट्रांग के पिता उसे सिस्टर थेरेसा के स्कूल की तुलना में सख्त अनुशासन के लिए घर ले जाने आए थे। ड्राइवर अपनी सीट पर सो रहा था, और मैं उसके पास से निकलकर मैदान में चला गया। मेरे मन में एक सनक सी उठी कि चैपल के तहखाने में जाऊं और सुरंग के द्वार की जांच करूं। जब मैं स्कूल की इमारतों के छोटे से समूह से गुजरा तो एक आदमी उसमें से तेजी से निकला और चैपल की ओर मुड़ गया। पहले तो मैंने सोचा कि ये स्टोडार्ड है, लेकिन धुंध में मैं उसे पहचान नहीं सका, और मैंने उसके और हमारे बीच 20 कदम की दूरी होने का इंतजार किया। फिर मैं रास्ते पर चल पड़ा, उस रास्ते पर जो स्कूल से चैपल तक जाती थी। वह आश्वस्त भाव से चैपल के बरामदे में आया, और मैंने उसे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते सुना जो वहां उसका इंतजार कर रहा था। कोहरा इतना घना था कि मैं अपने चेहरे के सामने अपना हाथ नहीं देख पा रहा था, और मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहा जब तक कि मुझे उन दो लोगों की आवाज़ें साफ साफ सुनाई नहीं देने लगीं।
बेट्स? जी श्रीमान। मैंने बरामदे के पत्थर के फर्श पर पैरों के खरोचने की आवाज़ सुनी। बात करने के लिए ये एक शैतानी जगह है, लेकिन ये सबसे सुरक्षित भी है। क्या उस युवक को पता है कि मैंने तुम्हें बुलाया है? नहीं सर, वह अपनी किताबों और कागजात में काफ़ी व्यस्त हैं। हम उसके बारे में कभी भी निश्चित नहीं हो सकते। मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं सर। चलो, तुम और मॉर्गन एक बढ़िया जोड़ी हो, ये मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि वो शायद समझदार है, लेकिन तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि वह मामले को बिगाड़ ना दे। फिलहाल तो वह बिस्तर पर पड़ा है और उसके हाथ में चोट है, इसलिए तुम्हें आगे अकेले ही बढ़ना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा श्री पिकरिंग। मुझे नाम से मत बुलाओ बेवकूफ़। हम अपने व्यवसाय का विज्ञापन घर की छतों से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बेट्स ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। मेरे सिर में खून की लहरें दौड़ रही थी और मैं वहां खड़ा होकर ये वार्तालाप सुन रहा था और मेरे हाथ भीगे हुए थे। पिकरिंग की आवाज़ बहुत ही अनोखी थी। उसमें हमेशा से एक मधुरता है। स्कूल में मैं मुझे एक चिकनी शांत बिल्ली की याद दिलाता था और मुझे बिल्लियों से खास नफरत है। ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है, मॉर्गन झूठ बोल रहा है या सच कि उसने गलती से खुद को गोली मार ली? पिकरिंग ने चिड़चिड़ाहट से कहा। मैं सिर्फ वही जानता हूँ जो मैंने स्कूल के माली से सुना है सर। अब मैं खुद को मॉर्गन के घर जाते हुए तो नहीं दिखाई दे सकता ना सर। बिल्कुल नहीं, लेकिन वह कहता है कि आपने उसके साथ निष्पक्षता से व्यवहार नहीं किया और ग्लेनम के आने के कुछ दिनों बाद से ही आपने उस पर हमला कर दिया था। हाँ, और उसने मेरे सिर पर डंडे से वार किया। ये उसकी नासमझी थी सर। वह दिन के उजाले में लाइब्रेरी से गुजरना चाहता था और वैसे भी इसका कोई फ़ायदा नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे इस शूटिंग का नज़ारा पसंद नहीं आया। मॉर्गन बीमार है और उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मॉर्गन जैसा कोई व्यक्ति गलती से खुद को गोली नहीं मार सकता। और अब जब ये हो चुका है तो हमारा काम रुक गया है और समय बीतता जा रहा है। आपको क्या लगता है, ग्लेनम को क्या संदेह है? मैं नहीं बता सकता सर, लेकिन शायद अब ये उतना नहीं है जितना उस दिन था जब खिड़की से पहले ही दिन उन्हें गोली मारी गई थी। उससे वह थोड़ा हिल गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से शांत हो गया है सर। वह शायद बाढ़ के इस तरफ ज़्यादा समय नहीं बिताता है। मुझे लगता है कि वह चैपल में नहीं घूमता होगा। नहीं सर, मुझे इस युवा सज्जन के प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होने का संदेह नहीं है। आपने उसे वास्तुकला का विश्लेषण करते हुए नहीं देखा है? बिल्कुल नहीं सर। मुझे कहना चाहिए कि उनके पास वह नहीं है जिसे उनके पूज्य दादाजी विश्लेषणात्मक दिमाग कहते थे। मुझे कहना होगा कि अपने नौकर के मुंह से अपने बारे में इस तरह की बातें सुनना आत्मा के लिए एक बड़ा ही खास किस्म का अनुभव था। आपकी कुर्सी के पीछे खड़ा आदमी समय के साथ आपके सिर के पिछले हिस्से का गहन अध्ययन करके आपकी मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं इन षड्यंत्रकारियों से उतना नाराज नहीं था जितना खुद से, क्योंकि मैंने कभी बेट्स के प्रति एक भी उदार विचार नहीं रखा था। हालांकि ये जानना सांत्वना देने वाला था कि मॉर्गन पिकरिंग से झूठ बोल रहा था और घर में मेरे अपने कारनामे किसी को भी नहीं पता थे। पिकरिंग ने पक्के बरामदे के फर्श पर अपने पैर इस तरह पटके जैसे मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। ये एक निष्कर्ष था और गंभीर बयानों की प्रस्तावना थी। बेट्स, उन्होंने अधिकार के साथ और पहले से कहीं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हुए कहा, हर परिस्थिति में ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस छिपी हुई संपत्ति की खोज में मदद करो। हमें वहाँ मौजूदा उस वास्तुशिल्प राक्षस के रहस्य को उजागर करना है और ऐसा करने के लिए समय बहुत कम है। मिस्टर ग्लेनम एक बहुत ही अमीर आदमी थे। मेरी जानकारी के अनुसार उनके पास कुछ मिलियन डॉलर थे और वह उस घर पर सब खर्च नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने बैंक खाते को कुछ $1000 तक कम कर दिया है और वर्मोंट में अपनी अंतिम यात्रा से पहले झाड़ू से अपने सुरक्षा तिजोरी के बक्से साफ कर दिए। अब ऐसा तो नहीं है कि वह अपने कपड़ों में सामान के साथ मर गया हो? क्यों बेट्स? भगवान, कैसी बात कर रहे हैं आप सर? उन्हें दफनाने के लिए भी बहुत कम पैसे थे, क्योंकि आप देश से बाहर थे और मैं उस समय अकेला था। वह एक सनकी था और मुझे लगता है कि उसे अपने पैसे छुपाने में बहुत संतुष्टि मिलती थी, लेकिन इसे ढूंढना कोई मजाक नहीं है। मुझे लगा बेशक हम ग्लेनम के यहाँ आने से पहले ही उसे खोद लेंगे, नहीं तो मुझे उसे बुलाने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये कहीं और है, यहाँ मैदान में। वहाँ घर का नक्शा ज़रूर होगा जो मदद करेगा।
मैं तुम्हें $1000 दूंगा जिस दिन तुम मुझे तार भेजोगे कि कोई सुराग मिल गया है। धन्यवाद सर। मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए, मुझे पैसे या प्रतिभूतियां या जो कुछ भी चाहिए वो चाहिए। मुझे अब अपनी कार में वापस जाना है और बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ। तुम्हें अपने युवा मालिक को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ आया था। मैं हैरान था कि कैसे आपसे उनके से पिकरिंग की भाषा में बदलाव आया और वह मेरे दादाजी को तू तड़ाक पे उतर आया। चैपल पोर्च के बाहर हाथ जोड़े खड़े मैं ये मानने की बहुत कोशिश कर रहा था कि आर्थर पिकरिंग का नाम अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रस्ट कंपनियों में से एक के निदेशकों की सूची में लिखा गया था और वह न्यूयॉर्क के सबसे खास क्लबों में से एक में था। मैं अपने डिनर जैकेट पर सिर्फ एक इन्वर्नस पहनकर टहलने के लिए निकला था और ठंडी धुंध से मैं पूरी तरह से ठंडा हो गया था। मैं भी एक आंतरिक ठंड का अनुभव कर रहा था क्योंकि मैं मनुष्य के लालच और विश्वासघात पर विचार कर रहा था। मॉर्गन पर नज़र रखो, पिकरिंग ने कहा। ज़रूर सर, और सावधान रहें कि आप क्या लिखते या भेजते हैं। मैं उन बातों पर ध्यान दूंगा सर, लेकिन मैं एक सुझाव दे सकता हूँ अगर आप आज्ञा दें तो। ठीक है, बोलो, पिकरिंग ने अधीरता से पूछा। मेरे ख्याल से आपको घर आना चाहिए सर। अगर आप यहाँ आए हैं और आप उनसे नहीं मिलेंगे तो युवा सज्जन को अजीब लगेगा। मुझे उससे कोई काम नहीं है और इसके अलावा मेरे पास समय भी नहीं है। अगर उसे पता चलेगा कि मैं यहाँ आया हूँ तो आप कह सकते हैं कि मेरा काम सिस्टर थेरेसा के साथ था और मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। बेट्स को इस बात की विडंबना समझ में आ गई। वह धीरे से हंसने लगा। वह बाहर निकल आया और ग्लेनम गेट की ओर मुड़ गया। पिकरिंग मेरे पास से गुजरा, इतना करीब कि मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू सकता था, और एक पल में मैंने सुना कि गाड़ी तेज़ी से गांव की ओर बढ़ रही थी। मैंने बेट्स को बर्फ पर घर की ओर दौड़ते हुए सुना और गांव के खेतों की खटर पटर सुनी जो पिकरिंग को एनाडेल की ओर वापस ले जा रही थी। तभी चैपल के बरामदे की गहराई में, समय और स्थान की गहराई से ऐसा लग रहा था मैं इतना स्तब्ध खड़ा था। कोई तेज़ी से मेरी ओर आया, कोई जो एक महिला की तरह हल्के कदमों से चल रहा था, कोहरे में कुछ दूर तक दौड़ा और रुक गया। मेरे मुंह से विस्मय सूचक शब्द निकल गया। 2 लोगों के लिए छिपकर सुनना, ये ओलिविया की आवाज़ थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपना बहुत ख्याल रखती। स्क्वायर ग्लेनम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मैं लड़खड़ा गया जब वह धुंध में स्कूल की ओर तेजी से चली गई। तो मित्रों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा अध्याय नंबर 13, और रहस्य तो मुझे दूर दूर तक कहीं खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, बस ये समझ में आ रहा है कि हमारे मुख्य पात्र का जो शक है पिकरिंग, बेट्स और मॉर्गन पर, वो सही है, और ये भी कि घर में कोई बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। तो इस खजाने की तलाश में हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले एपिसोड में, भाग 5 में, 1000 मोमबत्तियों का घर नॉवल में। तब तक मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलूंगी जल्द ही इसी मंच पर जिसका कि नाम है बातचीत विद रोशनी। तब तक जुड़े रहिए।